घर खरीदारों के लिए एक उम्मीद की किरण। जब एनसीआर मार्केट में इतना शानदार टॉपिक होता है तो बहुत मज़ा आता है। हम नेशनल कैपिटल रीजन की बात कर रहे हैं। ये रियल एस्टेट मार्केट ऐसा है कि एक घोड़े की तरह भागता है रफ्तार और एक हाथी की तरह गिरता है जब इसमें डाउनसाइड आता है। यहाँ के इन्वेस्टर्स बहुत पैसे बनाते भी हैं, लेकिन अगर फूक फूक के कदम ना रखें तो पैसे गंवाते भी हैं। सबका मैं स्वागत करती हूँ, खासकर मेरे पैनलिस्ट का, और इससे बेहतर पैनल तो शायद हमें नहीं मिलता। ये तो एक ड्रीम पैनल है। जब हम इस बारे में बात कर रहे थे खरीदारों के लिए क्या क्या हो रहा है और उम्मीद की किरण क्यों बन रही है। राजीव कुमार, फॉर्मर चेयरमैन यूपी रेरा, इन्होंने बहुत काम किया है यूपी में, जो एक मार्केट है जहाँ अभी भी 1.5 लाख यूनिट अटके हुए हैं, स्टॉल्ड यूनिट्स हैं जो नहीं कंप्लीट हुए। उसमें रेरा का हाथ बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अभिषेक कुमार, मेंबर सेंट्रल कमेटी फॉर हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। अभिषेक को शायद कोई ऐसा खरीदार नहीं है जिसका पेन ये नहीं समझते हैं। इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है अटके हुए खरीदारों के लिए, होम बायर्स के लिए। मनोज गौर, एमडी गॉर्सन्स ग्रुप और चेयरमैन क्रेडाई। मनोज जी ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं जिनको कंप्लीट करने की कोशिश की है और इनको सभी एनसीआर मार्केट में नोएडा में बाखूबी जानते हैं। हर्ष बंसल, ये को फाउंडर हैं यूनिटी ग्रुप के और साथ में प्रेसिडेंट भी हैं दिल्ली नरेटको के। हर्षी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं तरुण भाटिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स। तो ये सभी जो है पहलू और सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं। हम शुरू करेंगे उम्मीद से, क्योंकि लास्ट 2 साल में मार्केट घोड़े की रफ्तार से भाग रहा है। सेल्स ऑल टाइम हाई हैं और दामों में भी जो है एक बढ़त हुई है। मार्केट काफ़ी हद तक जो है सुधरा है और वो हुआ है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा की वजह से। तो पहला सवाल आपसे है राजीव जी कि 2016 में रेरा आया है। 3-4 मुझे बड़ी चीज़ें बताइए जिसकी वजह से आज जो होम बायर का कॉन्फिडेंस है, जो रेरा के बाद उन्होंने घर खरीदे हैं, वो कॉन्फिडेंस किस वजह से आया, आप लोगों ने क्या किया है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। रेरा आया इसलिए क्योंकि कुछ इलाकों में बायर्स का ज़बरदस्त पेन था, स्पेशली एनसीआर और एमएमआर एरिया में। और आपकी जानकारी है कि 2017 मई से ये सारे प्राविधान रेरा के लागू हुए। रेरा में जो 2-3 चीज़ें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बहुत ज़्यादा थी इस सेक्टर में। जो जानकारी बिल्डर्स को थी, बायर्स को वो जानकारी उपलब्ध नहीं थी। रेरा में ये प्राविधान है कि कोई भी प्रोजेक्ट रजिस्टर होगा तो उसके सारे डिटेल वेबसाइट पर हैं और ये अवेलेबल होते हैं। 1 क्लिक पे आप यूपी रेरा पे जाएं या हरियाणा रेरा पे जाएं, महाराष्ट्र रेरा पे जाएं, आपको अपने प्रोजेक्ट की सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं इसमें बधाई देना चाहूँगा जो हमारे जितने भी बायर्स हैं, क्योंकि मुझे बड़ा फीडबैक मिलता था कि साहब मैंने वेबसाइट पे मैं गया, मैंने ये देखा, ये सूचना मुझे मिली। तो इसका मतलब लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को इस माध्यम से मिली जो पहले उपलब्ध नहीं थी या कंट्रोल्ड थी। दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी पैसा ग्राहक का या किसी बायर का आएगा उस प्रोजेक्ट के सामने, वो 70% पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए एस्क्रो में रखना ज़रूरी है। इसमें मैं साधुवाद देना चाहूँगा जो हमारे प्रोग्रेसिव बिल्डर्स हैं। उन्होंने भी जो रेरा के प्राविधान थे उनको बड़े प्रेम और सहज भाव से अंगीकृत किया और उसकी वजह से हम लोगों को भी बड़ी सुविधा रही। और मुझे ख्याल है कि मनोज गौड़ जी और इनके साथी मुझे आके कहते थे कि आपका धन्यवाद, आपकी वजह से हमारी मार्केटिंग इम्प्रूव हो गई है क्योंकि हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये दूसरा है पहलू कि एक कॉन्फिडेंस है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर कोई डिस्प्यूट आती है तो डिस्प्यूट के क्विक रेजोल्यूशन के लिए एक फोरम हमारे पास उपलब्ध है जहां हम जा सकते हैं,
3-4 महीने में औसतन उस मामले का निस्तारण हो जाता है और उसको यूपी रेरा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा है। हमारी वेबसाइट पहली थी। कंप्लेंट ऑनलाइन लॉन्च करने की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में यूपी रेरा में लागू हुई। कोविड आने से पहले सबकी सुविधा के लिए ई कोर्ट्स की व्यवस्था यूपी रेरा फरवरी 20 में शुरू कर चुका था। उससे सबको बहुत सुविधा रही। आज की तारीख में यद्यपि हमारा सब काम ऑनलाइन है, फिर भी हम वर्जन 2 जिसमें एआई और एमएल का भी प्रयोग हम लोग करेंगे, वो प्रोसेस मेरे सक्सेसर लगा रहे हैं। चलिए, हम सोचते थे कि हमारी सबसे बड़ी कंप्लेन ये रहती थी कि रेरा तो बना दिया लेकिन लोग कहाँ हैं रेरा में काम करने के लिए। आप कह रहे हैं अब एआई आ गई है तो शायद उतनी लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ठीक कह रही हैं। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट इशू रह गया था वो ये कि यूपी रेरा में ऑनलाइन एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फॉलोअप करने की भी व्यवस्था है। तो खाली ये नहीं कि आदेश जारी हो गया, और मुझे जहाँ तक 1 महीना पहले की सूचना है कि लगभग 75% कंप्लायंस भी एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट की यूपी रेरा में हुई है। बहुत हाई परसेंटेज है जो रिकन्सिलिएशंस हो रहे हैं। मनु जी, मुझे याद है क्योंकि मैं तो 11-12 साल से इस इंडस्ट्री को फॉलो कर रही हूँ और रिपोर्ट कर रही हूँ इस पर, कि जब रेरा आया था तो आप क्रेडाई भी परेशान थी, नरेटको भी परेशान था कि मतलब इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए, वैसे भी हमारे कितने अप्रूवल प्रोसेसेस थे, एक और जो है ये अब रेरा बिठा दिया हमारे सर पे। मुझे सुन के अच्छा लग रहा है कि अब आपको लगता है कि रेरा मार्केटिंग टूल बन गया है आपके लिए विद इंफॉर्मेशन। बताइए, इस समय जो है जो ट्रांसपेरेंसी आई है मार्केट में, उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है होम बायर्स के ट्रस्ट को लेकर और अपनी सेल्स को लेकर? नहीं, देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि हम कभी भी रेरा के विरोध में थे। बहुत सारे प्रोविजंस जो रेरा के अंदर थे हमेशा हम उसमें कहना चाहते थे। और सबसे बड़ी डिमांड जो आज भी है, जो अधूरी रह गई रेरा बनने में, जो भी हमारी अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जिसके बिना ना तो प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है ना कंप्लीट हो सकता है, वो अभी भी रेरा के एम्बिट में नहीं है। और वो बहुत वैलिड डिमांड है। दैट इज द बिगेस्ट एग्री करना पड़ेगा। लोगों के बिल्डिंग बिल्कुल कंप्लीट हैं, 1.5 साल 2-2 साल तक उनको कंप्लीशन नहीं मिल रहा, और उसका सारा जो ब्लेम जो है वो डेवलपर पे आता है। एज फार एज जो पहला क्वेश्चन था कि रेरा ने क्या किया, मेरे ख्याल से रेरा ने 2-3 बड़े अच्छे काम किए। पहला काम तो एक एंट्री बैरियर जो है इस इंडस्ट्री के लिए क्रिएट किया। इससे पहले कोई एंट्री बैरियर नहीं था। कोई भी आदमी डेवलपर बनता था, चाहे उसके क्रेडेंशियल्स हैं, चाहे उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, उसके पास अप्रूवल है या नहीं है, वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकता था। चाहे लैंड ओनरशिप उसके पास है नहीं है, उसके नक्शे पास हैं। तो ये डिमांड हमारी शुरू से भी रही थी, और हम लोगों को एजुकेट करते थे थ्रू क्रेडाई और थ्रू अपने डिफरेंट आपके प्रोग्राम के, भाई आपको ये देखना चाहिए कि लैंड रजिस्टर्ड है, नक्शे पास हैं, सारे अप्रूवल्स हैं। तो वो काम अब एक क्लिक बटन के ऊपर और रेरा नंबर देख के जो है कस्टमर में कॉन्फिडेंस जो आया, जो है एक परसेप्शन जो चेंज किया रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, वो रेरा के आने के बाद काफ़ी अच्छा सुधरा है। कि अगर किसी के पास भी रेरा रजिस्टर्ड नंबर है और उस प्रोजेक्ट के अंदर डिस्प्ले है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा जो है डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले उसकी सारी स्क्रूटनी जो है वो रेरा कर चुका है। ऑल अप्रूवल्स उसके पास हैं, ऑल लैंड डॉक्यूमेंट उसके पास हैं, सारी परमिशन उसके पास हैं। तो एक बहुत बड़ी वरी जो एक आम लोगों के मन में रहती है हमेशा कभी भी कोई घर प्रॉपर्टी खरीदने ने, वो उसको ठीक किया। सेकेंडली, रेरा ने एक बहुत बड़ा मॉनिटरिंग, जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वजह से रुके क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया। जो पैसा आया वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में चला गया। तो अब एवरी 3 मंथ्स रेरा की जो मॉनिटरिंग है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितनी बुकिंग से पैसा आया और वो प्रोजेक्ट में लगा या नहीं लगा, ये मॉनिटरिंग रेरा ने जो करनी शुरू करी। तो आज भी आप जितने भी प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं, ऑल्दो वो नंबर हम नहीं मानते उतने नंबर हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, लोग उसमें रह रहे हैं, उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, इस वजह से आपके लिए वो अधूरे हैं, हमारे हिसाब से वो पूरे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मैक्सिमम वो प्रोजेक्ट हैं जो 2016 से पहले शुरू हुए। मैं हर एक फोरम पे ये कहता, 2016 के बाद जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो उन प्रोजेक्टों में बहुत ही कम प्रॉब्लम है, और यू कैन से सारे प्रोजेक्ट वो जो है टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि अब डेवलपर्स को भी समझ में आ गया है कि देयर इज़ ए रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ए थर्ड बॉडी जो है मॉनिटर कर रही है उनको हर तरीके से। तो वो मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम भी
एक दो अभी चल रही हैं, अमिताभ कांत जी की एक रिपोर्ट है, और स्पेशली ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे, क्योंकि यहाँ पे बड़े लार्ज वॉल्यूम के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये सॉल्व हो जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये रियल एस्टेट में आप अब जो ये कह रहे हैं कि ये साइन वेव की तरह चलता है, साइन वेव नहीं होगा, ये अपवर्ड जाने वाला है। मनोज जी, वो तो मेरे पास डेटा है कि सिक्लिकल तो है, सेक्टर बढ़ता है और फिर नीचे भी आता है। मतलब वो डिमांड सप्लाई ऐसी होती है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, और फिर प्राइसेस बढ़ने उतनी तेज़ी से जैसे घोड़े की रफ्तार से भागने थोड़े थम जाते हैं। हर्ष जी, आप बताइए थोड़ा सा क्विकली कि रेरा के आने से जो है क्या एक दो बड़े फ़ायदे हुए। बारीकी दोनों लोगों ने समझा दी है, लेकिन आप जैसे जो बिल्डर्स अभी खड़े हुए हैं मार्केट में, और अब आपके जो है प्रोजेक्ट्स बहुत वैल्यू किए जा रहे हैं बायर्स से, तो आपको क्या लगा है कि रेरा से मेन इम्प्रूवमेंट क्या आया है मार्केट में? ये जो उम्मीद की किरण की हम बात कर रहे हैं, तो आगे जाके रेरा और क्या कर सकता है? बिल्कुल ठीक है। रेरा ने काफ़ी उम्मीद की किरण जगाई है। सबसे पहला तो रेरा ने बायर्स के मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा किया है। जैसा आपने कहा कि मेजर इश्यूज जो हैं, सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी लाना। जो भी डेवलपर कमिटमेंट करता है, नॉर्मली वो एक कलरफुल ब्रोशर्स में तक रह जाती थी, वो जो कमिटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, ये रेरा का पहला उद्देश्य है। हम जो भी डेवलपर्स कमिटमेंट करेंगे वो रेरा को इन्फॉर्मेशन होगी, रेरा उसको इंश्योर करेगा कि वो कमिटमेंट्स पूरी हों। नंबर 2, जो पैसा है वो डाइवर्ट नहीं हो सकता। सबसे बड़ा मुद्दा पैसा ही रहता है। अगर पैसा डाइवर्ट नहीं होगा तो वो पैसा प्रोजेक्ट पर ही लगेगा। अगर पैसा प्रोजेक्ट पर लगेगा तो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली सब नेचुरल है कि वो टाइम पर पूरा होगा। और तीसरा है इसमें टाइम बाउंड कंप्लीशन का प्रावधान। रेरा में टाइम बाउंड कंप्लीशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अगर हम टाइम बाउंड कंप्लीशन नहीं करते तो 1 साल से ज़्यादा का रेरा में एक्सटेंशन का प्रोविज़न ही नहीं है। तो आपको जो है टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन करना ही होगा। और इसमें एक और बड़ा फ़ायदा है कि रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद आप बायर से बिना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए 10% से ज़्यादा पैसा ले ही नहीं सकते। इट मीन्स बिफोर टेकिंग 10% से ज़्यादा पैसा, आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन बायर के साथ एक डॉक्यूमेंट में, वो डॉक्यूमेंट भी रेरा ने ही स्पेसिफाई किया है, आप डॉक्यूमेंट भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। डॉक्यूमेंट रेरा स्पेसिफाइड पर ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद ही 10% से ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। बायर्स का काफ़ी इंटरेस्ट इसमें सेफ हो जाता है और बायर्स का कॉन्फिडेंस इससे काफ़ी बड़ा है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिफाइन करते हैं, 2016 से पहले के प्रोजेक्ट और 2016 के बाद के प्रोजेक्ट। जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा, रेरा अब हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर या हमारे मार्केटिंग एम्बेसडर, हमारे लिए जैसे लोग MS धोनी को और अमिताभ को ब्रांड एम्बेसडर यूज़ करते थे, तो रेरा अच्छे डेवलपर्स के लिए, अच्छे डेवलपमेंट्स के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर का काम भी कर रहा है और मैन एंड बॉय को अलग कर रहा है। बॉय जो छोटे डेवलपर थे, जैसा प्रेसिडेंट सर ने कहा कि जो डेवलपर्स सीधे आए और उन्होंने बिना किसी बेसिक होमवर्क किए काम शुरू कर दिया, अब वो अलग हो गए हैं। आज जो इंडस्ट्री में लोग हैं वो मैच्योर्ड हैं, वो सीनियर हैं, वो समझते हैं एंड तभी वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई बात डेवलपर्स की और चेयरमैन साहब की, रेरा के फॉर्मर। अब हम थोड़ा सा पल्स लेते हैं बायर्स का। अभिषेक, आप बताइए, शुरू में तो हाँ 2016 में एक्ट आया था, स्टेट्स को, राज्यों को कुछ टाइम लगा क्योंकि लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है। उसके आने के बाद भी मुझे लगा कुछ महीने लगे हैं सभी रेरास को सेट होने में। तरुण, मैं आपसे हरियाणा के बारे में पूछूंगी, आपको क्या लगता है इस समय बायर्स अब जो 2016 के बाद के प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए हैं रेरा रजिस्टर्ड, उसकी समस्या लेकर अगर रेरा के पास जाते हैं तो वो सेटिस्फाइड आते हैं, समस्या का समाधान हो जाता है उनका? अब बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि 2016 और 17 के बाद जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रेरा की वजह से दिखता है। और मैं चूँकि रेरा का ड्राफ्टिंग कमेटी में भी था, अनिल माधव दवे जी के साथ में उनकी कमेटी में था, तो रेरा को हम लोगों ने एक सशक्त बनाया था कि उस पर कोई भी प्ले ना कर पाए। और राजीव सर यहाँ बैठे हुए हैं, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश नोएडा में रहता हूँ, तो उन्होंने कोई बदलाव भी नहीं किया और सशक्त रेरा को ही वहाँ पर
लेके आया। सबसे अच्छी बात ये हुई रेरा आने से कि आपके जो वकीलों के पीछे जो खर्च होती थी वो बच गया। अगर आप कोई शिकायत लेके रेरा में जा रहे हैं तो आपको किसी वकील को करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी केस खुद लड़ सकते हैं। इन्होंने ये इम्प्लीमेंट करवाया था। कॉन्सिलेशन फोरम बनाया ताकि बायर्स और बिल्डर साथ में बैठकर समझौता कर लें। अगर सपोज मनोज जी मेरे से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, अब मैं उस चार्ज पे एग्री नहीं कर रहा हूँ, अगर महंगाई बढ़ गई, एस्केलेशन हो गया, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने एक कॉन्सिलेशन फोरम बनाया कि आप लोग दोनों सामने सामने बैठ जाओ, एक रेरा के भी बैठ जाएंगे और उस पर आप डिसाइड कर लो क्या करना है। और उस फोरम पे बायर्स भी होते थे, बायर्स भी उसके मेंबर्स थे, डेवलपर्स की तरफ से भी मेंबर्स थे, तो ट्रांसपेरेंसी आई है। समस्या वहाँ हो रही है जो प्रोजेक्ट 2016 से पहले की थी। उसकी हम बाद में बात करेंगे और वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका तो तो सबसे निश्चित तौर ज्यादा पे रेरा सलूशन आने से चाहिए। फायदा क्योंकि हुआ। मेरा मानना ये है, अभी आप सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, जब तक आप मनोज जी कह रहे हैं शायद 1.4 लाख यूनिट्स नहीं है, 1.5 लाख यूनिट्स के करीब नहीं है, काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन मान लीजिए आधे हैं, 70-75 हैं, लेकिन 70-75 मिडिल क्लास होम्स अगर अटके हैं और अनदर 50,000 50,000 आप सोच के चलिए कि गुड़गांव में अटके हैं, ये भी कोई कम नहीं है। इनको भी सुलझाना तो पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद। तरुण, पहले आप मुझे हरियाणा रेरा के बाद बताइए, क्योंकि महा रेरा को लेकर और यूपी रेरा को लेकर मैंने बहुत प्रोग्रेस देखा है और बहुत फर्स्ट देखें। अभी अभी हाल ही में देखिए यूपी रेरा ने एक और ऑर्डर निकाल दिया कि आप लोग डेवलपर्स एक फ़ोन नंबर दे देते हैं जब होम बायर्स को, लेकिन वो बाद में जब होम बायर उस फ़ोन को डायल करता है तो वहाँ कोई होता नहीं है। तो ये भी एक प्रावधान किया है कि अब तो आप जो फ़ोन नंबर देंगे वो हमेशा चालू रहना चाहिए होम बायर्स के लिए। महारेरा ने एक नया वो किया है कि ब्रोकर्स को भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो रियल्टर्स हैं, ब्रोकर्स है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं घर खरीदने में और होम बायर्स को खरीदवाने में। तो आप बताइए हरियाणा में क्या चल रहा है? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल कि रेरा बढ़िया चल रहा है? होम बायर्स का कैप पहनिए सर, बिल्डर्स और रेरा का नहीं। थैंक यू मनीषा। देखिए, ये बहुत अच्छी बिगनिंग हुई है रेरा से 2016 के बाद। एक पॉइंट जो आई थिंक मुझे स्ट्रेस करना चाहिए वो है अकाउंटेबिलिटी। 2016 से पहले अकाउंटेबिलिटी बहुत कम थी, चाहे डेवलपर की, चाहे किसी ब्रोकर की, चाहे बायर की भी। आज रेरा ने सबको बांध दिया है एक्सेप्ट द गवर्नमेंट। वैसे आपने ये सही बोला है, बायर को भी बांध दिया है जी। बायर पहले मतलब किसी भी एक्सक्यूज पे निकल सकते थे, लेकिन अब उनको बहुत सॉलिड नहीं, अगर वो एक्सक्यूज देना पहले पड़ेगा। निकल जाते थे तो डेवलपर के पास भी ज़्यादा साधन नहीं थे उनको वापस लाने के लिए। आज रेरा सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और अकाउंटेबिलिटी से बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत कॉन्फिडेंस आया है, जिसकी वजह से आज मार्केट में इतने बायर्स वापस आए हैं। पहले एग्रीमेंट्स होते थे वन साइडेड। अगर क्लाइंट, अगर जो बायर है उन्होंने पैसे लेट दिए तो 18% 24% कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता था। अगर डेवलपर ने पोजीशन लेट किया तो आप जाके सिविल कोर्ट में लड़ते रहिए, 10 साल तक आपकी हियरिंग नहीं आएगी। आज जो एग्रीमेंट्स बने हैं, जो BBA एग्रीमेंट हम रजिस्टर करते हैं, जैसे साहब ने बोला कि आप 10% से ऊपर पैसे नहीं ले सकते, उसमें सारे ये क्लैरिटी से लिखा हुआ है। जो प्रॉब्लम है हरियाणा रेरा में वो है मैन पावर की। हम लोग 2017 से हैं उस पर, लेकिन मैन पावर का इशू रहा है हरियाणा में, बट केसेस भी बहुत सारे हैं। 2017 से लेके 2023 तक करीबन 23,000 केसेस ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर चुकी है हरियाणा रेरा, बट अभी भी काफ़ी वेटिंग है। काफ़ी लोग जैसे जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी लोगों ने किया हुआ है। दूसरा, कुछ रेरा अथॉरिटीज़ ने डाइल्यूट कर दिए हैं कुछ प्रोविजंस जो सेंट्रल एक्ट था। आई थिंक अगर वो सब मिलके सेंट्रल जो एडवाइजरी काउंसिल है, अगर वो सबको इतिहाद दे कि भाई आपको कोई डाइल्यूट नहीं करना है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। महारेरा एक बहुत ही प्रोग्रेसिव रेरा अथॉरिटी है, लाइक यूपी रेरा। उन्होंने तो अब ये भी कर दिया है कि आप कोई भी इश्तिहार निकालते हैं तो उस पर आपको एक बार कोड डालना है। कोई भी बायर है, कोई भी इंटरेस्टेड, उसको सिर्फ एक स्कैन करेगा एंड यू कैन गो, आप उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे जाके महारेरा पे देख सकते हैं। दूसरा, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं, उन पे पहले कोई एंट्री बैरियर नहीं था, जैसे डेवलपर के लिए नहीं था, वो लग गया है। महारेरा ने एक पायलट शुरू किया है कि 5 साल बाद जब आपका रेरा रिन्यू होता है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के देने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले हैं। NAR इंडिया एक वन ऑफ द ट्रेनिंग पार्टनर है महारेरा का,
और अब कोई भी महाराष्ट्र में 40,000 से ज़्यादा रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। उनको अगर अपना रिन्यू करना है लाइसेंस तो उनको वो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। पहले एग्जाम में तो बहुत कम लोग पास हो पाए हैं, लेकिन नहीं, उम्मीद है कि आगे वाले एग्जाम में वो भी थोड़े और आप सरप्राइज हो जाएंगे, बिकॉज हम 1 साल से ट्रेन कर रहे हैं। जो रिजल्ट्स आए हैं मोर देन 80% से ज़्यादा जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो पास हुए हैं। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है, बिकॉज ब्रोकर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर वो भी एग्जाम पास करेंगे तो वो भी एक मतलब जैसे ग्लोबली होता है रियल एस्टेट लाइसेंस मिलता है ब्रोकर्स को, तो दैट विल ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू होम बायर्स। चलिए अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं। मुझे मालूम है कि 2016-17 से मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आप पिछले 2020 कोविड के बाद से देखें तो हर साल सेल्स जो हैं बहुत बड़े हैं, यानी कि 2023 में तो फाइनेंशियल ईयर में ऑल टाइम हाई सेल्स हुई है। और आपके मार्केट में मनोज जी प्राइसेस डबल हो गए, आपके मार्केट में डबल हो गए, आपके मार्केट में डबल हो गए। तो वो भी एक थोड़ा सा इस समय एक जो लास्ट जो कहते हैं ना एक पेन पॉइंट बचा है, वो वही 4 लाख होम बायर्स हैं जिनके 2016 के पहले के प्रोजेक्ट्स अटके हैं। और अमिताभ कांत कमिटी रियल एस्टेट कमिटी ऑन स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की जो रिपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रावधान आया है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरे ख्याल से सब घर बन जाएंगे। राजीव जी, ये मानते हैं आप बात? ये जो बात आपने कही है ये काफ़ी हद तक सही है कि जो रिकमेंडेशंस दी हैं, और उसके पहले यूपी रेरा ने भी एक बड़े प्रतिष्ठित कंसल्टेंट से रिकमेंडेशंस बनवाई थी, स्टेट गवर्नमेंट को जून में भेजी थी। वो अमिताभ कांत कमेटी जिसमें मैं भी मेंबर था, उनसे भी शेयर की थी, और मुझे खुशी है कि वो काफ़ी रिकमेंडेशंस फाइनल शेरपा साहब की कमेटी की रिकमेंडेशन में शामिल हैं। अब मुझे ये बताया गया है कि राज्य सरकार, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हूँ, उस पर बहुत सीरियसली इस समय एज वी स्पीक विचार हो रहा है, और हम लोगों को उम्मीद ये है कि उसका आउटकम भी हम लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। तो जहाँ तक एनसीआर में उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट्स का संबंध है, मेरे ख्याल से इस अच्छी खबर जिससे आपने शुरुआत की कि पिछले 2 साल से मार्केट इम्प्रूव कर रहा है, जब टाइड आती है तो सभी बोट्स उठती हैं। उम्मीद ये है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स उसमें उठेंगी, और जो सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट देगी तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स उसका लाभ उठा पाएंगे। अभिषेक, आप बताइए, ग्रेट सबसे बड़ा मुद्दा जो ये था कि डेवलपर्स का कहना था कि काफ़ी हद तक कुछ डेवलपर्स कंप्लीट नहीं कर पाए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि कोविड के टाइम में भी जो इंटरेस्ट लगा दिया नोएडा अथॉरिटी ने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उनके ड्यूज़ पर। जब एनजीटी हुआ था उस टाइम ओखला बर्ड सेंचुरी को लेके जो 10 किलोमीटर रेडियस में जो प्रोजेक्ट्स थे उन पे भी रोक लगा दी गई थी कंस्ट्रक्शन में। तो वो कुछ वाजिब डिमांड्स थी, और एक कैलकुलेशन भी हो गया है, वो काफ़ी रिपोर्टेड है कि करीबन 45,000 करोड़ में से तो करीबन 15,000 करोड़ आसपास जो है वो माफ़ किया जा सकता है, अगर अमिताभ कांत कमेटी रिपोर्ट के प्रोविजंस में जो 0 पीरियड लिया जा रहा है उन सालों के लिए। आपको लगता है कि अगर वो सैंक्शन कर दें योगी जी तो शायद बहुत सारे यूनिट्स कंप्लीट हो सकते हैं? मैं पिछले 3 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार हमारी मीटिंग हुई, और इसी मुद्दे को लेके हुई कि घरों की रजिस्ट्री कब होगी जिनको घर मिल गया है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनकी घरों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो वो शायद इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है क्योंकि डेवलपर्स का जो है ड्यू नहीं क्लियर हुआ है। हाँ, वो कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो वो नंबर कम हो जाएगा। हाँ, वो घरों में रह रहे हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अथॉरिटी नहीं कर रही है, क्योंकि डेवलपर्स का पैसा उनके पास नहीं आया है। चूँकि बायर्स अपना 100% डेवलपर्स को दे चुका है। अब हमारी लड़ाई ये है कि आप मैंने 100% पेमेंट कर दिया, आप हमारी रजिस्ट्री क्यों रोके हुए हो? क्योंकि डेवलपर्स आपको पैसे नहीं दे रहे। जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी इनके फेवर में एक बार डिसीजन आया था, फिर रिव्यू डाल के फिर वो फैसले को वापस ले लिया गया। तो इनकी डिमांड हो सकता है वाजिब हो, लेकिन हम बायर्स का जो डिमांड है कि आप इसे डीलिंग करिए।
अमिताभ कांत जी की कमेटी में मैं था, और हमारी जो सुझाव थे उसको उन्होंने, सर ने भी सुझाव दिया था कि आप इसे डीलिंग करिए, और उसे डीलिंग करने का अमिताभ कांत जी की कमेटी ने सुझाव पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वादा किया था कि उनकी कमेटी से जो भी सुझाव आएगा हम उसे अमल करेंगे। और उम्मीद है, भरोसा है कि आने वाले दिनों पे घरों की रजिस्ट्री हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज भी लाखों घर खरीदार हैं जो अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें घर कब मिलेगा। बिल्डर्स जेल में हैं, वो प्रोजेक्ट एनसीएलटी में, क्या होगा कुछ भी नहीं पता है। जो हमारी लड़ाई है वो है कि एनसीएलटी कानून में बदलाव होने चाहिए। जब तक उस कानून में बदलाव नहीं होगा, पूरे प्रोजेक्ट दिवालिया घोषित हो जाता है, और बायर्स का जो पैसा होता है अटक जाता है। फरीदाबाद में आप जाइए, पिछले 15 साल से घर खरीदार अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, उनके घरों का फैसला कौन करेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी काफ़ी घर खरीदार हैं जो अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, उनके घरों का फैसला कौन करेगा। तो मैम, ये सब जो बड़ी समस्या है जिसका इंतजार आज भी हम कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। कई लोग गुजर जाते हैं उसमें घरों का इंतजार करते करते। कई लोग के रिलेटिव या कई लोग अपने घर में बताना बंद कर दिए कि हाँ मेरा घर का क्या हुआ। मैं खुद भी अपने घरों का 10 साल इंतजार किया हूँ, 12 साल। आज भी अमरपाली में मैंने फाइट किया है, तो जाके प्रोजेक्ट बन रही है। तो 2010 में जो प्रोजेक्ट, जो फ्लैट की लड़ाई की गई है, 15 साल होने जा रहा है, 15 साल के बाद बन रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे कानून जो था वो कमज़ोर था। और आज भी कानून जो एनसीएलटी है जो कमज़ोर कर रही है, जो घर खरीदारों की लड़ाई को कमज़ोर कर रही है, घर खरीदारों को हक दिलाने में वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रही है। तो इस पर मेरा है कि हम लोग को अमिताभ कांत जी की कमेटी में भी सुझाव दिया गया, तो उसे अमल करना चाहिए। अमल तो करना चाहिए, और राज्यों के हाथ में ये है भी पावर कि वो अमल कर लें। मनोज जी, आप बताइए कि ये तो बहुत, जिसको बोलते हैं ना, लो हैंगिंग है। आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख यूनिट्स नहीं अटके हुए हैं। अगर ये रजिस्ट्री हो जाती है कंप्लीटेड घरों की, तो वो नंबर शायद आधा रह जाएगा। डर क्या है अथॉरिटीज़ को? क्या उनको ये डर है कि एक बार हम रजिस्टर कर देंगे तो डेवलपर्स पैसा नहीं देंगे? क्या है, क्यों चल रहा है ये? मतलब ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसको तो अब तो इलेक्शंस भी आ रहे हैं सर, अब तो ये हो ही जाना चाहिए। देखिए, डर का सबसे अच्छा आंसर तो राजीव जी दे सकते हैं। एक्स ब्यूरोक्रेट रहे, हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे यूपी के, जो है बेसिकली क्या है कि एक बार फाइल के ऊपर अगर कोई गलत कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल कैलकुलेशन अगर हो गई, तो उसको राइट ऑफ करने में जो है कोई भी ऑफिसर कंफर्टेबल नहीं है। ये फुटबॉल अभी से नहीं चल रहा, ऊपर से आना पड़ेगा। ये 3 मिनिस्टर्स की कमेटी बनी इससे पहले, कोविड से पहले। उनकी रिकमेंडेशन हुई जब हमारे अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं मिश्रा जी, वो पहले यूडी में थे, उन्होंने रिकमेंड किया किसान प्रतिकर जो गवर्नमेंट ने बोला कि 500 रुपये लेना है, उसको 2000 रुपये कैलकुलेट करके 2013 से उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, जो बन गया 5000 रुपये। तो इस तरह की कैलकुलेशन अभी हमने जो, चलिए ये बताइए, जो इस समय की कैलकुलेशन रिपोर्टेड फिगर है, कुछ 7,500 है नोएडा अथॉरिटी की, और कुछ 6,000, मतलब मैं राउंड ऑफ फिगर्स बता रही हूँ, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, और कुछ यमुना अथॉरिटी की है। अगर ये कमेटी अभी बैठेगी, और या बैठ चुकी है, हम लोग को अभी नहीं समाचार मिला है लखनऊ में क्या हुआ है, अगर वो क्लियर हो जाता है, तो आप बताइए एज क्रेडाई चेयरपर्सन, नेशनल चेयरपर्सन, कितने घर कंप्लीट हो जाएंगे? ये 15,000 करोड़ अगर माफ़ हो जाते तो कितने घर कंप्लीट हो जाएंगे? देखिए, इस फिगर की वजह से ये कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही। आप लोग बोलते हैं 15,000 करोड़, हम इसे बोलते हैं कि वो पैसे है ही नहीं। आज की डेट में जो डेवलपर्स की डिमांड है वो प्रिंसिपल में 0 छूट मांग रहे हैं। जो लैंड की कॉस्ट थी उसमें कोई छूट नहीं चाहिए। जो 11% इंटरेस्ट लीज के ऊपर था, जो हमें पैसे, उस पर कोई छूट नहीं चाहिए। छूट किस पे चाहिए कि जो 18% से 27% आपने इंटरेस्ट लगा दिया, एवरी 6 मंथ्स में जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल बन जाता है, उसको रिकैलकुलेट कर दीजिए। सबसे पहले तो हमने रिकमेंडेशन दी थी। आप लोगों ने कोई कैलकुलेशंस करे हैं? यस, हमारी कैलकुलेशन, बताइए वो कैलकुलेशंस कितने दूर हैं इस 15,000 करोड़ से? अगर वो जमा हो जाता, जो कैलकुलेशन हमारी है जिसमें अथॉरिटी को कोई नुकसान नहीं है, केवल जो नॉशनल उन्होंने जो फिगर बनाई हुई है, जिसको बार बार मीडिया भी कोट करता है, और उसको वेव ऑफ करने से ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा पैसा जो है डेवलपर्स को इसलिए कोट करेगा ना, आप बताइए तो ना फिगर। तो मेरे हिसाब से जो हरियाणा की पॉलिसी है वो बिल्कुल सिंपल 2 लाइनर पॉलिसी थी, जिससे कि हरियाणा के बहुत सारे प्रोजेक्ट ठीक हुए। उनका ये था कि प्रिंसिपल आप 100% दे दीजिए, और जो आपके पास इंटरेस्ट और पैनल इंटरेस्ट है, अगर आप इकट्ठा दे रहे हैं तो 25% दे दीजिए, ख़त्म। तो ये सिंपल एक पॉलिसी जो है हमने भी रिकमेंड करी थी। उसके बाद बहुत कमेटी की मीटिंग हुई, सर भी थे, हम भी थे। अभी आज की डेट में शायद 0 पीरियड पॉलिसी की बात चल रही है, कि जैसे आपने बताया कि एनजीटी की वजह से जो है पूरा 10 किलोमीटर के अंदर 2 साल प्रोजेक्टों में कोई काम नहीं रहा।
भाई जब आपका एनवायरनमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया 2 साल तक, आप कह रहे हैं उसमें नहीं, उसमें काम चलता रहा और आप हमें ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज वो देते तो रहिए। बहुत वैलिड है, 0 पीरियड तो बहुत वैलिड उसके है, बाद होना किसानों चाहिए। ने काम नहीं करने दिया, 2 साल आपका एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की वजह से रुका रहा। तो देयर आर नंबर ऑफ इंसिडेंट के वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर जगह डेवलपर्स की गलती है। अगर अमिताभ कांत की रिपोर्ट को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, देखिए हमने सीएम साहब आए थे, योगी जी, उनके सामने भी बोला कि इट्स ए वेरी वेरी गुड टाइम। इस टाइम मार्केट बहुत अच्छी है। जो प्रोजेक्ट पहले नेगेटिव थे, नेटवर्क प्रोजेक्ट नेगेटिव प्रोजेक्ट थे, अब वो पॉजिटिव हो गए। अगर मेन डेवलपर काम करने की स्थिति में नहीं है, को डेवलपर आने को तैयार है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो उनको प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, तो पहले शायद वो नेगेटिव थे, आज उसमें से पैसे बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे डेवलपर 0-0 पे भी काम करने को तैयार हैं। तो अगर उसमें खाली एक ही सिफारिश नहीं है, केवल आपका इंटरेस्ट राइट ऑफ नहीं होना, उसके अंदर को डेवलपर्स भी हैं, बचा हुआ एफआईआर को सेल करना है या उसको मॉर्गेज रखना है, स्वामित्व फंड की रिकमेंडेशंस हैं। तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ टूल्स हैं जिससे प्रोजेक्ट, अगर मेरे ख्याल रिकमेंडेशंस मान ली जाती हैं या पार्शली भी मान ली जाती हैं, तो आई थिंक जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर 90-95% जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे भी लगता है, मतलब अगर आप देखें हर तरीके से उसमें बहुत सारे प्रावधान है कि को डेवलपर को आप ला सकते हैं, बायर्स खुद भी अपना प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और उन्होंने एक ये भी बोला कि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस किस कॉस्ट पे होगा, उसमें भी जो है बैंक्स को भी थोड़ा सा लगाम लगा दिए कि आप मतलब ऊट पटांग ना चार्ज करिए कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए। अगर वो सब स्टेक होल्डर्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बड़ा नंबर नहीं है 4 लाख यूनिट, 1 साल की सेल्स है। इस समय अगर आप ऑल इंडिया देखें, 7 बड़े शहरों को लेके और सबको मिला के 5-5.5 लाख यूनिट्स हम लोग साल भर बेचते हैं। सही है मनोज जी? तो क्या है, 4 लाख में से कुछ तो कह रहे हैं कंप्लीटेड है, सिर्फ रजिस्टर होने, तो ये बड़ा काम तो नहीं है हर्ष जी, तो बताइए। बिल्कुल ठीक है। अमिताभ कांत जी की जो कमेटी की रिपोर्ट है, ये आई थिंक बेस्ट सॉल्यूशन है 2016 से पुराने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसमें 7 प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, डिस्पाइट उनका अथॉरिटी से डिस्प्यूट है, उनकी रजिस्ट्री कर दी जाए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट फेयर पॉइंट कि बायर ने अगर 100% पैसा दे दिया है, इजीली डूएबल, इजीली बात है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्यों रुका हुआ ये है। तो हम आज इस इवेंट के माध्यम, इस डिस्कशन के माध्यम ये तो पहुंचाना चाहते हैं यूपी सरकार के पास कि रजिस्ट्री तो करवाइए। यूपी सरकार के पास ये बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले जिस बायर ने 100% इच्छा शक्ति की जरूरत है। सिर्फ जिस रिपोर्ट को अमिताभ कांत जी ने 2 महीने में करके दे दिया, सॉल्यूशन ला के दे दिया, और हम लोग लगातार गवर्नमेंट से अपील पिछले 7 सालों से कर रहे हैं, आईसी सॉल्यूशन पे बात कर रहे थे। अब ये 2 अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट पे उन्हें भी भरोसा था, अब उनको आज उनकी बैठक हो रही है और आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं उनसे अपील करता हूँ, उनके ये अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट को मान लेना चाहिए और इसे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। सब लोग थोड़ा थोड़ा हेयर कट ले, बस इतना ही उस रिपोर्ट ने बोला है। अगर मैं क्रक्स में जाऊँ उस रिपोर्ट की तो बस यही है, अथॉरिटीज़ थोड़ा हेयर कट ले, होम बायर्स थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना, और बिल्डर्स जो हैं एग्जिस्टिंग वो हेयर कट लेके जो है दूसरे डेवलपर्स को लाएं, साथ में कंप्लीट करें। एक बहुत बेसिक है इसका, सब हेयर कट थोड़ा थोड़ा ले लीजिए और उस बेचारे मिडिल क्लास फैमिली को उसका घर दे दीजिए। वो ईएमआई दे रहा है, वो रेंट दे रहा है, वो मतलब उसका जो पेन है वो इमोशनल पेन है और सबका इंस्टीट्यूशनल पेन है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जब घर अटकते हैं हर्षी। बिल्कुल, इसमें जो 7 प्रोविजंस किए गए हैं वो 7 ही बहुत ही प्रासंगिक हैं, एकदम सही हैं। अगर आप देखें इसमें अमिताभ कांत जी के साथ जो भी दूसरे अधिकारी हैं, रेरा, यूपी रेरा, हरियाणा रेरा और भी बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे नेशनल बैंकिंग बोर्ड, ये सब ने मिलकर एक बहुत ही वन टाइम सॉल्यूशन मैं इसको कहूँगा दिया है। और इन सब 7 प्रोविजंस में एकदम सही ट्रांसपेरेंट वे में सॉल्यूशन दिया गया है। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि ये आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बात बिल्कुल जानी चाहिए कि जिन्होंने पूरा पैसा दिया है, डिस्पाइट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड बिल्डर, उनको रजिस्ट्री कर ही देनी चाहिए। तो पहला बात ये है। दूसरा ये है कि जिनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हैं, जिनके यूनिट्स, उनको ऑप्शन दी गई है इसमें कि बायर को ऑप्शन दे दी जाए कि आइदर आप खुद इसको लेकर जो छोटा मोटा फिनिशिंग के काम बचे हैं आप उसको पूरा कर लीजिए, और उस पूरा करने के बाद जो कॉस्ट आपकी आती है वो कॉस्ट आप अपने ड्यूज में से काट लीजिए। इससे बड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता।
और तीसरा इसमें कहा गया है कि सभी प्रोजेक्ट्स को रेरा रजिस्टर करना मस्ट है, बहुत जरूरी सो है। दैट के फ्यूचर में जब ये काम पूरा हो, इसमें 3 साल का टाइम दिया गया है, जब ये काम 3 साल में पूरा हो तब दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो और वो रेगुलर उसको मॉनिटरिंग किया जा सके। तो वो जो 7 सॉल्यूशंस हैं वो सातों सॉल्यूशन प्रैक्टिकल हैं। इसमें जो 4 साल की बात कही गई है, 2 साल कोविड के और 2 साल ओखला बर्ड सेंचुरी की वजह से जो नुकसान हुआ, और ये गौड़ साहब की बात एकदम सही है, जब आपको काम करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा तो फिर आपको जो है उस पीरियड का इंटरेस्ट या उस नहीं लेना चाहिए। उसका तो लॉजिक मुझे आज तक समझ ही नहीं आया सर। नैड को भी इसी सिलसिले में या CII भी इसी सिलसिले में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर चुका है कि आप कोई भी डेवलपर प्रिंसिपल पे वेवर नहीं चाह रहा, प्रिंसिपल भी देने को तैयार है, और जब आप बायर से SBI के MCLR के रेट पर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो डेवलपर के लिए भी MCLR रेट पे इंटरेस्ट लिया जाना चाहिए। अगर आप बेसिक प्रिंसिपल लेने को तैयार हैं, MCLR बेस इंटरेस्ट लेने को तैयार हैं और 4 साल का वेवर जैसा इस कमेटी में रिकमेंड किया गया है वो अगर दे देते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही जल्द इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और जो बाकी इसमें प्रोविजंस हैं, क्योंकि इस टाइम मार्केट में काफ़ी बूम आया हुआ है, 50% से 60% रेट्स बढ़ चुके हैं, तो को डेवलपर्स 100% तैयार हैं कि हम किसी भी तरीके से रुके हुए प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। बचा हुआ FAR काफ़ी है, 3.5 FAR परमिटेड है, बहुत सारे प्रोजेक्ट 1.75 पे बने हुए हैं। उन प्रोजेक्ट्स में अगर FAR को डेवलपर को मिलेगा तो ये प्रोजेक्ट ना कंप्लीट होने का प्रश्न नहीं है।